दरवाजे की ओर टिकी हुई उसकी आंखें जैसे हर आहट पर पूछ रही थीं, क्या मेरा बेटा आ गया? मेरी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसके होठों पर बस एक ही नाम था, हमारे इकलौते बेटे का, जो अमेरिका की चमकती दुनिया में इतना खो गया था कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की धड़कनों की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गया था। मैं बार बार उसे फ़ोन करता रहा, हर बार उम्मीद टूटी, और जब आखिरकार उसने कॉल उठाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ उसे आखिरी बार देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस बेटे को माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का समय नहीं मिला, वही बेटा संपत्ति का नाम सुनते ही एक हफ्ते में वापस आ गया। उसे लगा सब कुछ उसका इंतज़ार कर रहा है, मगर यहाँ उसके साथ जो हुआ उस सच ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, उन लाखों माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों को कामयाब तो देखना चाहते हैं, पर कामयाबी के बाद वही बच्चे उन्हें ज़िंदगी के किसी कोने में रखी पुरानी चीज़ की तरह भूल जाते हैं। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं, बल्कि उन लाखों माँ बाप की खामोश सच्चाई है जिन्हें अपने ही बच्चों की कामयाबी की कीमत अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। ये कहानी आपको ज़िंदगी की अंधेरी गलियों से निकलकर फिर से रोशनी की तरफ बढ़ने की हिम्मत देगी। मैं सुनील मिश्रा। उम्र के इस पड़ाव पर खड़ा होकर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे ज़िंदगी किसी और की थी और मैं बस उसका गवाह था। एक छोटा सा घर था हमारा, शहर के शांत मोहल्ले में, जहाँ शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती थी और सुबह चिड़ियों की चहचहाहट। मेरी पत्नी सुधा, मेरी जीवन संगिनी, मेरे हर संघर्ष की साथी, और हमारा इकलौता बेटा रोहन, हमारी उम्मीद, हमारा अभिमान, हमारी दुनिया। जब वो छोटा था तो उसकी उंगली पकड़कर मैंने उसे स्कूल छोड़ा था और सुधा ने हर रात उसके सिरहाने बैठकर कहानियाँ सुनाई थीं। मैंने सरकारी नौकरी में रहते हुए जितनी भी बचत की, उसका हर रुपया उसकी पढ़ाई में लगा दिया। कई बार महीने के अंत में घर का राशन तंग पड़ जाता था, लेकिन रोहन की फीस कभी लेट नहीं हुई। सुधा अपने गहने तक गिरवी रखाई थी ताकि बेटे का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। मुझे याद है जब उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया था तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता फिर रहा था और सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती थी, देखना जी, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और जब आप रिटायर होंगे तो पूरा परिवार साथ बैठेगा, पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेंगी। मैं मुस्कुराकर कह देता था, हाँ सुधा, तब हम इस भागदौड़ से आज़ाद हो जाएंगे। हमारा सपना सच हो गया था। रोहन जब अपने कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर लेकर आया और उसी के बाद उसे भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार पैकेज पर नौकरी का अवसर मिला, तो जैसे हमारी सारी तपस्या सफल हो गई। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हम पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपने बेटे की कामयाबी का बखान करते नहीं थकते थे और उनकी आंखों में हल्की सी जलन साफ दिखाई देती थी कि हमारा बेटा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि उनके बच्चे अभी उस मुकाम से कोसों दूर थे। उस समय मुझे लगता था कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत माता पिता हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन आज सोचता हूं तो दिल कांप उठता है। शायद मैं नहीं, वे ज़्यादा खुशकिस्मत थे जिनके बेटे उतने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वे कम से कम अपने माँ बाप से दूर तो नहीं हुए। उनकी सफलता ने उन्हें अपनों से जुदा तो नहीं किया। रोहन की नौकरी एक बड़ी अमेरिकी कंपनी में भारत के ही एक ब्रांच में लगी थी। उसी ऑफिस में उसे सोनिया मिली। दोनों साथ काम करते थे और धीरे धीरे उन्होंने शादी का फैसला किया। हमने खुशी खुशी उनकी शादी कर दी। सोनिया भी पढ़ी लिखी थी, समझदार लगती थी और हम दोनों ने उसे बेटी की तरह अपनाया। शादी के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। रोहन और सोनिया अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन रात में सब साथ बैठकर खाना खाते। छुट्टी में हम बाप बेटा घंटों बात करते, क्रिकेट की, राजनीति की, काम की, हर तरह की बातें। सुधा उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती। फिर एक दिन रोहन ने बताया कि कंपनी उसे अमेरिका भेजना चाहती है। वो बहुत खुश था, सोनिया भी। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए कहा, बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुधा ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उस रात मैंने उसे चुपचाप रोते देखा। उसने कहा, इतनी दूर चला जाएगा तो कैसे रहेंगे हम? मैंने उसे समझाया, बच्चों की उड़ान रोकते नहीं सुधा। हम दोनों ने अपने हाथों से उन्हें विदा किया। एयरपोर्ट पर रोहन ने हमें गले लगाया और कहा, पापा, बस कुछ साल की बात है, फिर आपको भी वहीं बुला लूंगा। सुधा ने आयुष को गोद में लिया, जो तब बहुत छोटा था, और बोली, जल्दी वापस आना। उस दिन घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। हमारा घर, जो पहले रोहन की आवाज़ से गूंजता था, अचानक बहुत बड़ा और खाली लगने लगा। शुरू के कुछ महीने तो फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स में गुजर गए। हमें हर नई चीज़ दिखाता था रोहन।
उसका घर, उसका ऑफिस, बर्फ से ढकी सड़कें। हम दोनों भी खुश हो जाते थे, सोचते थे बेटा तरक्की कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। त्योहारों पर औपचारिक शुभकामनाएं आ जाती। मैं हर शाम दरवाजे की ओर देखता, जैसे अभी रोहन अंदर आएगा और कहेगा, पापा सरप्राइज। सुधा अक्सर उसकी पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखती और कहती, पता नहीं बेटा खाना समय से खाता होगा या नहीं। मैं उसे ढांढस बंधाता, पर मेरे अंदर भी खालीपन बढ़ रहा था। कभी मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता समझता था और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बच्चों पर मन ही मन तरस खाता था। लेकिन आज हालात ऐसे बदल गए थे कि मुझे खुद पर ही दया आने लगी थी। सबके बच्चे उनके साथ रहते थे, कम कमाते थे, सुविधाएं भी कम थीं, पर रात को सब एक साथ बैठकर हंसते बोलते बातें करते, घर में रौनक रहती। और हमारा घर पैसों से भरा होने के बावजूद अजीब सा सूना था, जैसे दीवारों में भी सन्नाटा बस गया हो। हर पल इंतजार रहता कि कब रोहन का फोन आएगा और वो कहेगा, पापा आप लोग भी यहाँ आ जाइए। या शायद हंसते हुए बोले, पापा आपका वीज़ा कंफर्म हो गया है, मैं सरप्राइज देने वाला था। या कम से कम उसका ट्रांसफ़र अमेरिका से वापस भारत ही हो जाए, ताकि रोज़ नहीं तो हफ्ते महीने में एक बार ही सही मैं उसे देख तो सकूं। मैं अपना दर्द दिल में दबाकर जी लेता था, मगर सुधा, वो तो माँ थी, उसका दर्द कहाँ छुपता। उसकी आंखें अक्सर भीगी रहती। सड़क पर टहलते हुए जब किसी छोटे बच्चे को देखती तो उसे अपने पोते आयुष की याद आ जाती और उसका गला भरा था। कभी अस्पताल में कोई बेटा अपनी माँ को सहारा देकर डॉक्टर के पास ले जाता दिख जाता तो जैसे रोहन की याद में सुधा का कलेजा फट पड़ता। हमने पूरी जिंदगी संघर्ष इसीलिए किया था कि अंतिम पड़ाव में परिवार साथ रहेगा, रोहन को हमारे जैसा संघर्ष ना करना पड़े। हर दुआ में उसकी कामयाबी मांगी थी और सचमुच वो कामयाब हो गया। पर विडंबना देखिए, उसकी कामयाबी ने कहने को तो रोशन कर दिया, मगर हमारा जीवन भीतर से बिल्कुल खाली कर दिया। लोग अक्सर कहते थे कि हम कितने भाग्यशाली माता पिता हैं, हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, वहाँ बड़ी नौकरी करता है। और कई लोग तो अपने बच्चों को समझाते हुए रोहन का उदाहरण भी देते थे कि देखो ऐसा बनो। बाहर से सब कुछ सुनने में कितना गर्व भरा लगता था, लेकिन हमारे दिल के भीतर की सच्चाई कोई नहीं जानता था। ये कामयाबी जितनी चमकदार दिखती थी, उसकी कीमत उतनी ही चुभने वाली थी। त्योहारों की सूनी शामें, दरवाजे पर ना बजने वाली घंटी और फ़ोन की 1 घंटे के इंतज़ार में कटती रातें। लोग उसे खुशकिस्मती समझते रहे और हम चुपचाप उस कीमत को चुकाते रहे। शायद वे सचमुच खुशकिस्मत थे, क्योंकि जो उनके पास था, अपने बच्चों का साथ, रोज़ की हंसी, छोटी छोटी बातें, उसे खोने का दर्द उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। धीरे धीरे महीने साल में बदलने लगे। 5 साल गुजर गए। इस बीच न रोहन आया, न सोनिया, न आयुष। सुधा की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसने अपने सपनों का घर बसते नहीं बिखरते देखा। और मैं बस हर दिन ये उम्मीद करता रहा कि शायद अगली फ्लाइट से मेरा बेटा लौट आएगा। अगर आप हमारे इस दर्द और अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चुप रहकर सब सह लेना चाहिए या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाना चाहिए? आपकी एक एक राय बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सच ये है कि हमारी वीडियो देखने वालों में से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है कि हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ लगातार आपके सामने लाते रहें। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और कहानी के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। अब बस त्योहारों पर सिर्फ एक मैसेज आ जाता, हैप्पी दिवाली पापा। सुधा घंटों फ़ोन हाथ में लेकर बैठी रहती, शायद अभी कॉल आएगा। उसने मुझसे कहा, जी लगता है हम बोझ बन गए हैं। मैं गुस्से में कह देता, ऐसा मत सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर मुझे भी सताने लगा था। पूरे 5 साल गुजर गए। इस बीच आयुष बड़ा हो गया, उसकी आवाज़ बदल गई, लेकिन हमने उसे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा, वो भी 3 से 4 बार। सुधा हर साल उसके लिए स्वेटर बुनती रही, जो कभी भेजे ही नहीं गए। मैं कई बार रोहन को कहता, बेटा एक बार आ जाओ, तो वो हंसकर टाल देता, पापा यहाँ छुट्टी मिलना आसान नहीं है। मैं समझता था, या शायद समझने की कोशिश करता था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब अचानक एक सुबह सुधा की तबीयत बिगड़ गई। वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। मैं घबराकर उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हालत नाजुक है। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा लगातार रोहन को फोन करता रहा। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। पूरी रात बीत गई। आखिरकार सोनिया ने फोन उठाया। मैंने कांपती आवाज में कहा, बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। उसने कहा,
पापा, रोहन मीटिंग में है, मैं उसे बताती हूँ। मैंने कहा, जल्दी बोलना, शायद समय कम है। सुधा आईसीयू में थी और होश में आते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोहन आया? आयुष कहा है, मुझे एक बार उसे देखना है, उसे छूना है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने झूठ बोल दिया, बस आता ही होगा। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं बस एक बार उसे और आयुष को देख लूं। मैं फिर फोन करता रहा, मैसेज भेजता रहा, लेकिन उस तरफ से सन्नाटा था। घंटों बीत गए, धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। हम रोहन का इंतजार करते रहे, लेकिन ना वो आया ना उसका फोन। और फिर मॉनिटर की सीधी लाइन ने मेरी दुनिया की आखिरी रोशनी बुझा दी। सुधा चली गई, अपने बेटे को पुकारते पुकारते। तभी फोन बजा। मैंने कांपते हाथों से उठाया। रोहन का फोन था। मैंने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ। मेरी आवाज टूट गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा, अभी मेरा आना बहुत मुश्किल है। जो होना था वो तो हो गया। मेरे आ जाने से माँ तो वापस नहीं आएंगी। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, जो भी क्रियाकर्म है कर लीजिए। मुझे जैसे ही यहां से फुर्सत मिलेगी मैं जरूर आऊंगा। और फिर फोन कट गया। उस एक पल में जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा, जैसे कई बिजलियां एक साथ गिर गई हों। सुधा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसका अपना बेटा उसे मुखाग्नि देने भी नहीं आया। जिस बेटे के लिए उसने रात रात भर जागकर दुआएं मांगी थीं, जिसकी हर सफलता पर उसने व्रत रखे थे, वही बेटा उसकी अंतिम विदाई में शामिल ना हो सका। मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया। कांपते हाथों से, भीगी आंखों को बार बार पोंछते हुए मैंने अकेले ही अपनी सुधा का अंतिम संस्कार किया। शमशान की उस आग में सिर्फ उसकी देह ही नहीं जली थी, मेरे भीतर की आखिरी उम्मीद भी राख हो गई थी। चौथा, 13वीं बरसी, हर रस्म, हर विधि विधान मैंने अकेले निभाया। घर में लोगों की भीड़ थी, संवेदनाएं थीं, पर मेरा अपना बेटा नहीं था। एक बार भी मैंने रोहन को फोन करके नहीं कहा कि आ जाओ। अब कहने को बचा ही क्या था। जिस बेटे को मां की चिता की आग भी ना खींच सकी, उसे शब्द कैसे खींचते। मैं भीतर से पूरी तरह सूख चुका था। मेरी सारी भावनाएं, सारे सपने, सारी प्रतीक्षाएं, सब कुछ सुधा के साथ ही चला गया था। अब इस घर में सिर्फ मैं था और दीवारों पर टंगी उसकी मुस्कुराती तस्वीर, जो हर पल मुझे याद दिलाती थी कि कामयाबी की सबसे बड़ी कीमत हमने अपने ही हाथों चुका दी। सुधा के बिना घर अब घर नहीं रहा था। वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा रह गया था, जिसमें मैं एक परछाई की तरह घूमता रहता था। सुधा अक्सर कहा करती थी कि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप का दिल उससे बंधा ही रहता था। लेकिन शायद हमने ये नहीं सोचा था कि कभी कभी बच्चे अपने दिल के धागे खुद ही तोड़ देते हैं। सुधा की तस्वीर के सामने बैठकर मैं उससे बातें करता, देखो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, अब उसके पास हमारे लिए समय नहीं है। और फिर खुद ही चुप हो जाता, क्योंकि ये कहते हुए मुझे अपने ही शब्दों से शर्म आती थी। बरसी के दिन जब मैंने पंडित को दक्षिणा दी और घर लौटकर दरवाज़ा बंद किया, तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अकेला हूं। अब मुझे किसी के लौट आने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। उसी रात मैंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद मेरे जीवन का सबसे कठोर निर्णय था। मैंने सोचा कि जो संपत्ति मैंने अपनी पूरी उम्र की मेहनत से बनाई है, उसका क्या होगा। क्या मैं उसे उस बेटे के लिए छोड़ दूं जिसने अपनी माँ की आखिरी सांसों की खबर सुनकर भी आने की जरूरत नहीं समझी। मेरे मन में एक तूफान था, लेकिन उसी तूफान के बीच एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे अब मुझे सच्चाई साफ दिखाई दे रही हो। उस रात मैं घंटों बैठा रहा, अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाता हुआ। मैंने आखिर कमाया क्या? पैसे, जमीन, बड़ा घर या सिर्फ अकेलापन? सुधा जा चुकी थी, कल को मैं भी चला जाऊंगा और शायद तब भी रोहन समय नहीं निकाल पाएगा। हाँ, मेरी संपत्ति जरूर उसका इंतजार करेगी और उसके लिए वो जरूर आएगा। ये सोचकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। जिस बेटे के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसे अब मेरी भावनाओं से नहीं, मेरी प्रॉपर्टी से मतलब था। तो मैंने भी तय कर लिया, अब मेरी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी उसे नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद मैंने रोहन को फोन किया और कहा, बेटा, मुझे प्रॉपर्टी के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बस मेरे मुंह से प्रॉपर्टी शब्द निकलना था कि उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा था। आपकी उम्र भी हो रही है, इन सब बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। मैं अगले हफ्ते की फ्लाइट से आ रहा हूं, आप सारे कानूनी कागज तैयार रखिएगा। फोन कटते ही मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जो बेटा अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं आ सका, जिसके पास मीटिंग्स की लाइन लगी थी, जिसका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वो एक दिन नहीं निकाल पाया,
वही करोड़ों की प्रॉपर्टी की बात सुनते ही 1 हफ्ते में आने को तैयार हो गया। आखिर उसे भी तो अपना घर बनवाना है, कब तक कंपनी के दिए फ्लैट में रहेगा। मैं सब समझता था, दुनिया देखी है मैंने। अगले 1 हफ्ते तक मैंने अपने सारे पुराने कागज निकाले, गांव की जमीन, वो पुराना पुश्तैनी घर जो मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया था और मेरे नाम किया था, शहर का ये बड़ा मकान जहां मैं अब रहता हूं, जो मैंने बनवाया था। सब कुछ मेरे नाम था, क्योंकि मैं भी उनका इकलौता बेटा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने अपने माता पिता का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। उन्होंने जो मुझे दिया, मैंने उसे प्यार और कर्तव्य से लौटाया। लेकिन अब समय बदल गया था। मैंने कड़ा फैसला लिया, अपनी सारी संपत्ति एक वृद्धाश्रम के ट्रस्ट को दान कर दी, ताकि मेरा बुढ़ापा हम उम्र लोगों के बीच बीते, अकेले सन्नाटे में नहीं। मैं रोज खबरों में देखता था कैसे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बड़े शहरों या विदेश चले जाते हैं और वे असहाय घरों में पड़े रहते हैं। कई बार तो हफ्तों बाद पुलिस दरवाजा तोड़ती है और पता चलता है कि 2 बुजुर्ग चुपचाप दम तोड़ चुके थे। मैं वैसी मौत नहीं चाहता था। पैसा अगर अपना बेटा नहीं खरीद सकता तो कम से कम साथ तो खरीद सकता है। मैंने सब कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली, अपने लिए एक केयरटेकर भी रख लिया। सारे कागज इस तरह तैयार करवाए कि मेरे जीते जी हर चीज़ मेरे नियंत्रण में रहे, कोई मुझसे दुर्व्यवहार ना कर सके, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी था, और वो मैं रोहन के सामने ही करूंगा। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। आज रोहन आने वाला था और मैं एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। इस बार मैं अपने बेटे से मिलने नहीं, उसे सच्चाई का आईना दिखाने जा रहा था। मैं एयरपोर्ट गया। वहां भीड़ भाड़ थी, हर तरफ लोग अपने अपनों को लेने आए थे। किसी की आंखों में खुशी थी, किसी के चेहरे पर बेसब्री। हर कोई अपने इंतजार के पल गिन रहा था, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे अब किसी उम्मीद की हलचल बाकी ही ना हो। तभी दूर से ट्रॉली बैग खींचता हुआ रोहन दिखाई दिया। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल, और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पर आज वो मुस्कुराहट दिल से नहीं, बस एक औपचारिक मुस्कान थी। उसे पता नहीं था कि आज यहां उसके साथ क्या होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। आज वो अपने बाप का वो रूप देखने वाला था जो उसने पिछले 37 सालों में कभी नहीं देखा था। मैंने भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, मगर भीतर से कोई भावना नहीं उठी। शायद वो सब सुधा के साथ ही खत्म हो चुका था। वो पास आया, झुककर मेरे पैर छुए, लेकिन मेरे होठों से आशीर्वाद के शब्द ही नहीं निकल पाए। उठते ही उसने मुस्कुराकर पूछा, और पापा, तबीयत कैसी है आपकी? सब अच्छा है ना? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, सब बहुत अच्छा है। सुधा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं अकेला बहुत खुश हूं। मेरी बात में छुपा दर्द शायद उसे चुभा, इसीलिए वो थोड़ा असहज हो गया। चश्मा ठीक करते हुए बोला, चलिए पापा, घर चलते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में बात भी तो करनी है। कल ही मेरी वापसी की फ्लाइट है, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आया हूं। उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरे दिल पर फिर से बिजली गिर गई। वो यहां आकर जैसे मुझ पर एहसान कर रहा था। मैंने धीमे से पूछा, आयुष और सोनिया नहीं आए? उसने नजरें चुराते हुए कहा, सोनिया को छुट्टी नहीं मिली पापा, और आयुष का स्कूल है, अगले महीने पक्का लेकर आऊंगा। अभी आप कागज तैयार रखिए, जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें खुद को आने में 6 साल लग गए, अब क्या बहू और पोते को आने में 60 साल लगेंगे? तब तक तो शायद मैं ही इस दुनिया में न रहूं। वो हल्की हंसी के साथ बात टालना चाहता था, लेकिन अब मेरी आवाज में ठंडापन था। मैंने साफ शब्दों में कहा, रोहन, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी विद्यासागर वृद्धाश्रम के ट्रस्ट को दान कर दी है और अपने लिए एक केयरटेकर रख लिया है। तुम्हें यहां बुलाया इसलिए था कि ये बात तुम्हारे सामने कह सकूं। बस इतना सुनना था कि वो वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ से बैग छूट गया। वो गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या? आपने सारी प्रॉपर्टी दान कर दी, वो भी बिना मुझसे पूछे? आपके हक की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसमें मेरा भी हिस्सा था। आपको यह हक किसने दिया कि आप मेरे हिस्से को उन बूढ़ों में बांट दे? कानून भी आपको यह इजाजत नहीं देता, और मैंने भी नहीं। लोग मुड़कर देखने लगे थे, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, हक रिश्ते निभाने से मिलता है, सिर्फ जन्म लेने से नहीं। जिस प्रॉपर्टी की बात तुम कर रहे हो, वो मेरे पिता की मेहनत और मेरी कमाई है। मैंने अपने माँ बाप का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा, इसीलिए उन्होंने सब कुछ मेरे नाम किया। तुम्हें अपनी माँ की चिता की आग भी यहाँ नहीं ला सकी, और आज करोड़ों की बात सुनकर तुम हफ्ते भर में आ गए। बेटा, तुम्हें विरासत चाहिए थी,
मैंने दे दी, लेकिन संपत्ति की नहीं, सबक की विरासत, ताकि शायद एक दिन समझ सको कि माँ बाप कोई बैंक बैलेंस नहीं होते जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर क्लेम कर लिया जाए। रोहन की आवाज और तेज हो गई। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। आप मेरे यहां न रहने का फायदा उठाकर मेरी हिस्से की जमीन इस तरह दान नहीं कर सकते। उसके शब्दों में गुस्सा कम और लालच ज्यादा था। उसी क्षण मेरे भीतर सालों से जमा हुआ दर्द और अपमान जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। जाने कब मेरा हाथ उठा और मैंने एयरपोर्ट पर सबके सामने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसे एक थप्पड़ में बरसों का इंतजार, तन्हाई, सुधा की अधूरी आखिरी इच्छा और एक बाप का टूटा हुआ दिल सब कुछ शामिल था। थप्पड़ पड़ते ही वो बौखला गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने कभी उसे ऊंची आवाज तक में नहीं डांटा, वही आज सबके सामने उसे थप्पड़ मार सकता है। दांत पीसते हुए वो बोला, पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब तक जो मेरी आवाज शांत थी, वो भी फट पड़ी। मैंने चीख कर कहा, और कितनी बड़ी कीमत चुकाऊं मैं? बता। मेरी सुधा आखिरी वक्त में अपने बेटे और पोते को देखे बिना चली गई। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। मैं अकेला रह गया। इससे बड़ी कीमत क्या होगी और क्या छीनोगे मुझसे? मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार मैं उन्हें पहुंच नहीं रहा था। रोहन ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, पापा, अब आप सच में अकेले ही रहेंगे। जो आपने किया है उसके बाद मैं आपको कभी अमेरिका नहीं ले जाऊंगा, और ना ही मैं खुद सोनिया और आयुष को लेकर यहां आऊंगा। अब आपको पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा। उसके शब्दों में धमकी थी, दूरी थी और एक अजनबीपन था। मेरे चेहरे पर एक कड़वी दर्द भरी मुस्कान आ गई। मैंने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बेटा, अकेलापन अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। 6 साल से मैं अकेला ही हूं और अब इसी में जीना सीख लिया है। अब ना किसी के आने की उम्मीद है, ना किसी से कोई चाहत। तुम जो कानूनी हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुमने बाप का प्यार देखा है, अब उसकी नफरत भी देख लो। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू जैसा कामयाब बेटा भगवान किसी को न दे। मां की चिता ठंडी हो गई तब भी तू नहीं आया। आज जमीन की बात सुनी तो भागता हुआ आ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। उस तमाचे की आवाज शायद एयरपोर्ट की भीड़ से कहीं ज्यादा मेरे अपने दिल में गूंजी। उसने दांत भींचकर कहा, आपको इसका पछतावा होगा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, पछतावा मुझे उस दिन हुआ था जब मैंने तुम्हें इतना बड़ा बना दिया कि तुम हमें छोटा समझने लगे। भीड़ में खड़े लोग अब खुलकर फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, लगता है बेटा विदेश में बस गया है। किसी ने धीरे से कहा, मां के अंतिम संस्कार में नहीं आया होगा। रोहन ने चारों ओर देखा। उसकी गर्दन झुकने लगी। उसने एक बार फिर कोशिश की, पापा, ये सब इमोशनल ड्रामा है, प्रॉपर्टी लीगल मामला है। मैंने कहा, कानूनी बात कर रहे हो? ठीक है, गांव की जमीन मेरे नाम है, शहर का घर मेरी कमाई से बना है, सब कागज साफ हैं। तुम चाहो तो 10 साल कोर्ट के चक्कर लगा लो। वो कुछ पल चुप रहा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि कानूनी रूप से वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने आगे कहा, जब तुम्हारी मां अस्पताल में थी, मैं घंटों फोन करता रहा, तुमने नहीं उठाया। उसने नजरें फेर लीं। उस पल मुझे पहली बार लगा कि मैं अपने बेटे से नहीं, एक महत्वाकांक्षी अजनबी से बात कर रहा हूं। मैंने गहरी सांस लेकर उससे कहा, मुझे जो कहना था और करना था मैं कर चुका हूं। अब तुम जा सकते हो। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी कल की फ्लाइट है ना? आज किसी होटल में रुक जाओ और कल वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना। और हां, जाते जाते ये भी भूल जाना कि कभी तुम्हारा कोई बाप था, कोई अपना देश था। मेरे शब्द ठंडे थे, लेकिन भीतर कहीं सब कुछ जल रहा था। रोहन ने एक पल मेरी ओर देखा। उस नजर में गुस्सा था, चोट थी, पर अपनापन नहीं था। फिर वो बिना कुछ कहे मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। कुछ ही पलों में वो भीड़ में खो गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया, जैसे पिछले 6 सालों से होता आया था। बस इस बार फर्क इतना था कि अब वो हमेशा के लिए चला गया था। आसपास खड़े लोग सहानुभूति भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, जैसे किसी तमाशे का अंत हुआ हो। लेकिन अब मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, और मेरे भीतर अब उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मैं सीधा खड़ा था, अकेला था, लेकिन पहली बार भीतर से टूटा हुआ होते हुए भी अजीब तरह से मजबूत महसूस कर रहा था, जैसे आज मैंने अपना आखिरी मुंह भी त्याग दिया हो। घर लौटते वक्त मुझे अजीब से हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस रात मैं सुधा की तस्वीर के सामने बैठा और कहा, आज मैंने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की है। आंसू फिर भी बह रहे थे,
क्योंकि चाहे वो कितना भी बदल गया हो, वो मेरा बेटा था। अगले दिन वकील के साथ अंतिम कागजी कार्यवाही पूरी हुई। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रोहन वापस चला गया। मैंने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। सुबह उठकर मंदिर जाता, फिर वृद्धाश्रम जाने लगा। वहां के बुजुर्गों के साथ बैठता, उनकी कहानियां सुनता। कोई बेटा दुबई में था, कोई बेटी कनाडा में, कोई तो उसी शहर में रहकर भी महीनों नहीं आता था। मुझे लगा जैसे मेरी कहानी अकेली नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, आपके बच्चे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हैं, बहुत दूर। उसने मेरी आंखों में देख लिया कि दूरी सिर्फ मीलों की नहीं होती। मैंने ट्रस्ट के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कागजी काम, दानदाताओं से मिलना, बुजुर्गों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था, इन सब में मेरा समय कटने लगा। शाम को जब घर लौटता तो थकान होती, लेकिन मन शांत रहता। कभी कभी रोहन का ख्याल आता, आयुष की याद आती, लेकिन अब वो याद मुझे तोड़ती नहीं थी। आज मैं बरामदे में बैठा हूं, शाम की हवा चल रही है, सामने नीम का पेड़ है जिसके नीचे कभी रोहन खेला करता था। मैं अब भी अकेला हूं, लेकिन अब ये अकेलापन बोझ नहीं है, ये मेरे निर्णय की कीमत है और मुझे ये मंजूर है। मैंने अपने बेटे को खोया या उसने मुझे खोया, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि आत्मसम्मान के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं। सुधा की तस्वीर आज भी दीवार पर है। मैं उससे कहता हूं, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ सुधा, अब मैं किसी के आने की राह नहीं देखता। शायद एक दिन रोहन समझेगा कि संपत्ति से बड़ा रिश्ता होता है और रिश्ते से बड़ा समय। मुझे संतोष है कि मेरी कमाई उन बुजुर्गों के काम आएगी जो आज भी दरवाजे की ओर देखते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कामयाबी वो नहीं जो आपको ऊंचाई पर ले जाए, कामयाबी वो है जो आपको अपनी जड़ों से जुड़े रखे। और मैंने अपनी जड़ों को बचा लिया है, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही बेटे से दूर क्यों ना होना पड़ा हो। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या मैंने रोहन के साथ सही किया या फिर मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था? क्या एक पिता को आखिर तक इंतजार करते रहना चाहिए या कभी-कभी कठोर बनकर सच का सामना करवाना भी जरूरी होता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर राय किसी न किसी के दिल की आवाज बन सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसी सुनील तक पहुंच जाए जो आज भी अपनी परिस्थितियों से हार मानकर बैठा हो और उसे सच पहचानने व हिम्मत से खड़े होने की ताकत मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां लाने की। जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। मुझे ये जानकर बेहद खुशी होती है कि हमारी कहानी दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। राधे राधे।